ग्राफ के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली है। हमने ग्राफ के बेसिक्स देख लिए, उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, और बीएफएस और डीएफएस ये देख लिया हमने। आज हम बात करेंगे पेज रैंक की। पेज रैंक खासतौर पे अगर मैं रिलेट करूं इसको गूगल से, गूगल या बाकी जितने अपने जो सर्च इंजन हैं वो बैकग्राउंड में क्या यूज़ करते हैं, क्या तरीका है उनका, और किस तरीके से हम पा सकते हैं अच्छा और फास्ट रिजल्ट, ये आज की बात करेंगे। और किस तरीके से ग्राफ हमारा इसमें यूजफुल होता है। अब हमें जो हमने पढ़ा था एडजेसेंसी मैट्रिक्स, अगर आपको याद होगा तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर आप याद करें अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा। जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मैट्रिसेस, तो हमने जब ग्राफ पढ़ा तो उसमें हमने देखा एडजेसेंसी लिस्ट के साथ एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी आया। यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइगन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटिंग प्रॉपर्टीज की बात करें ग्राफ की, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ थ्योरी में अगर आप रिसर्च की बात करें तो इन बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन हो सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को लेके, थोड़ा सा वेरिएशन करके। तो जहां तक मैंने अभी ये कहा है कि मैट्रिक्स बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले सकते हैं, तो बहुत सारे काम इसमें भी हो सकते हैं। तो जो एरिया है इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को स्टडी करने का, इसे हम और इस पर कंपटीशन करने का, उसे हम स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी कहते हैं। इसे हम स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी कहते हैं। और इसमें हम जानेंगे कि जब एक वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो किस तरीके से हम ग्राफ में मॉडलिंग करेंगे या ग्राफ को मॉडल करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, आपका वेब सर्च इंजन है। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा पेज फाइंड करना है जिसमें एक वर्ड हो, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है ग्राफ। आपको ग्राफ वर्ड फाइंड करना है। अब गूगल अभी फिलहाल 86 मिलियन रिजल्ट्स देता है किसी भी चीज के, अगर वो वाकई में है, एग्जिस्ट करती है, तो अगर ग्राफ टाइप करेंगे आप तो आपको 86 मिलियन रिजल्ट आएगा। तो अब 86 मिलियन तो आपके लिए रेलिवेंट है नहीं ना। रेलिवेंट तो कुछ ही होंगे, और मैं इतना कह सकता हूं कि हम में से काफी लोग केवल पहले पेज तक रहते हैं। यानी कि जैसे ही हम कुछ चीज फाइंड करते हैं और वो फाइंड करने के बाद हमारे पास जो गूगल का रिजल्ट आता है उसमें जो पहला पेज है उसी को हम रेलिवेंट मानते हैं और उसी पे हमें अपनी चीज मिल जाती है। तो ये तकनीक कहां से आई, कैसे आई, ग्राफ का इसमें क्या उपयोग है, इसे हम देखेंगे। जब शुरुआत में जब मिड 1990 में जितने आपके सर्च इंजन हुआ करते थे वो उतने अच्छे नहीं थे उस समय के लिए, तो वो भी बहुत करामात की चीज थी, लेकिन उस समय सारे टेक्स्ट बेस्ड थे, टेक्स्ट बेस्ड। और जो गूगल में है वो आपका लिंक स्ट्रक्चर है। लिंक से क्या पता चलता है कौन सा पेज अच्छा है, कौन सा पेज बुरा है। तो आपको याद होगा कि गूगल 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट से शुरू किया था और आज गूगल क्या है ये हम जानते हैं। तो लिंक की बात जो मैं कर रहा था कि अगर एक पेज ए लिंक करता है पेज बी को, एक पेज ए लिंक करता है पेज बी को, तो इसका मतलब ए एंडोर्स कर रहा है बी को। ए कुछ ना कुछ कह रहा है, जैसे मैंने आप किसी के पास भेजा आपको कि साहब इनको देखिएगा, तो मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूं उसके लिए। यानी कि दोनों ही पेज में ए और बी में वो कॉन्टेक्स्ट है, या जैसे ग्राफ हमने शब्द कहा वो है उसके अंदर, लेकिन ए हैज मोर इनलिंक्स देन बी। ए में इनलिंक्स ज्यादा है, बहुत सारे इनलिंक्स आ रहे हैं। इनलिंक्स का मतलब ये होता है कि इनकमिंग लिंक्स। अब हम ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इनकमिंग मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में अगर जो एरो हमारी तरफ होगा उस पेज की तरफ होगा, तो ए में बहुत सारे इनलिंक है। तो बनी बात है कि ए बेटर है बी से, ए बेटर है बी से, ए बी को एंडोर्स कर रहा है, यानी कि ए ज्यादा पावरफुल हुआ ना। मैं आप कोई एक्स वाई को एंडोर्स कर रहा था, एक्स ज्यादा पावरफुल हुआ। तो यही तरीका है। अब इसमें एक और चीज आ जाती है,
कौन किसको कर रहा है? कौन किसको कर रहा है? मान लीजिए कोई एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क टाइम, अगर न्यूयॉर्क टाइम किसी को इनलिंक कर रहा है, किसी को इंडोर्स कर रहा है, तो और मैं किसी को इंडोर्स कर रहा हूं, तो न्यूयॉर्क टाइम की एंडोर्समेंट ज्यादा वैल्यू रखेगी बनिस्बत की मेरे या आपके। जो एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नोन या फिर रिप्यूटेड है, वो अगर एंडोर्स कर रहा है तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। बस यही बात है कि जो यहीं से आपके उस पर्टिकुलर पेज की रेलिवेंस निकल के आएगी। एक तो उसमें कितनी इनलिंकिंग है और कितनी इनलिंकिंग स्ट्रॉन्गर जगह से है। बस यही जो चीज है आपके गूगल को इतना आगे ले गई है। दूसरा यह है कि ए और बी, मान लीजिए दोनों एक जैसे हैं। ए केवल एक ए से एक आउट गोइंग लिंक है जो सी भी गई है, लेकिन बी से 10,000 आउट गोइंग लिंक है जिसमें एक डी को है। तो अब इसमें यह बात आती है कि हम ये सोच सकते हैं कि ए से सी इसमें ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन जो बी टू डी है वो गलती से किसी डायरेक्टरी से या किसी फोन बुक से लिंक हो रहा है। तो आपको ये देखना होगा रेलेवेंसी क्या है। तो हमने जो अभी तक बात की है, अगर हम सबको मिला दें तो एक पेज, अगर हम पेज कोई भी एक पेज उठाएं, पेज आई बोले उसको, तो उसका स्कोर क्या होगा? स्कोर यानी कि ये सब जितनी भी बात की उन सबको मैं स्कोर बोल रहा हूं। रेलेवेंसी हो गई, कितने लिंक्स है, कितने आउटलिंक है। तो इस आउटलिंक लिंकिंग की अगर हम बात करें तो क्यू आई यानी कि आपका स्कोर होगा सिग्मा जे से आई तक, जे से स्टार्ट होगा आई तक जाएगा, आउट डिग्री है जो 10,000 की बात की मैंने अभी, और क्यू जे जिसमें हर एक पेज जे आई से जे जा रहे हैं। मतलब देखिए जे आई से जे जा रहे हैं, आप जे एक आई को इंडोर्स कर रहा है, तो हर एक पेज जे ये आपको इट कन्फर्स इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इट्स ओन क्वालिटी ऑन ऑल द पेजेस इट लिंक्स। सबको इक्वल ये आपका एंडोर्समेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम अब इसको वर्कआउट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हर पेज अपने आप को, हर नोड अपने आप को भी लिंक कर रहा है, बस ये मान के चलेंगे। मैंने ये सब जो डिस्कशन किया वो यहां से शुरू किया था, आपको याद होगा, इधर से शुरू किया था, और मैंने कहा था कि हम लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे, फिर हमने मैट्रिक्स की बात की थी, फिर मैंने आपको समझाया कैसे क्या हो रहा है गूगल में या बाकी और जगह पे कैसे रिलेवेंस हम निकालते हैं। अब हमने यहाँ पर आते देख लिया कि हम इसको लीनियर फंक्शन की तरह, इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं और स्टैंडर्ड मैट्रिक्स वेक्टर हम ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको और फॉर्मलाइज करते हैं। ए आपका एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, जिसमें ए आई जे हर ए आई जे 1 होगा अगर आई जे को ज्वाइन करता है, अदरवाइज नॉट। तो ए आई ये 1 होगा, मैंने कहा हर एक की अपने आप से भी लिंक है। तो हम ये अपने मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था क्या है। इस हर एक का क्यू आई है, क्यू आई यानी कि क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर ये हो गया हर एक नोड का। और हम इसको इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं दोबारा, Q इज इक्वल टू एम टी, Q यानी कि M का ट्रांसपोज Q से, यानी कि Q ये बता क्या रहा है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हम सम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आइगन वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो अगर आइगन वेक्टर का आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है, और जो ये एक मैट्रिक्स का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्यू एक आइगन वेक्टर है M का, जिसकी आइगन वैल्यू 1 है, एक इस तरीके से समझिए। एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है कि कोई एक आदमी है, वो रैंडम सर्फ करता है, मतलब सर्फिंग कर रहा है, ब्राउजिंग करता है सब किसी नोड पे। अब वो किसी भी रैंडम सर्फिंग कर रहा है, किसी भी पेज पे जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह वो करता रहेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं कि चलिए ये प्रोबेबिलिटी है आउटगोइंग लिंक की, जो भी हमने देखा है आउटगोइंग लिंक की थी, आउटगोइंग लिंक की प्रोबेबिलिटी होगी। और उसके बाद हर एक के बाद वो एक स्टेप बढ़ेगा।
अगर हम इसको बढ़ाते रहे तो अल्टीमेटली देखिए ये जो कर रहा है टू द पावर टी, ये पावर के, क्योंकि के हॉप्स जा रहा है, वो के लेवल तक जा रहा है। तो एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एट ईच ऑफ द नोड्स आफ्टर के स्टेप, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अब इसमें से एक थोड़ा सा एक फ्लॉ आ जाता है। क्या फ्लॉ है? अगर कोई वो जो सर्फर है या जो ब्राउज कर रहा है वो किसी ऐसी जगह पे चला गया जहां से आगे कुछ है ही नहीं, यानी कि वो स्टक हो गया, तो ये बताता है कि दैट नॉन जीरो पॉसिबिलिटी आर दोज विथ नो आउटगोइंग लिंक्स। तो नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी तो वो हो गई, और हमको तो ये चाहिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ब्राउज करता रहे, किसी जगह पे आके स्टक ना हो। तो इसके लिए सोल्यूशन देखिएगा कि हम इसको जंप कराएंगे, जहां पर वो स्टक हो गया ना वहां से जंप करा देंगे किसी रैंडम लोकेशन पे। तो हम प्रोबेबिलिटीज की मानते हैं कोई अल्फा, सर्फर जंप्स टू यूनिफॉर्मली रैंडमली नोड, किसी एक नोड पे रैंडम जंप करने की। और जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है, अब अल्फा ये प्रोबेबिलिटी माना है तो बाकी 1 माइनस अल्फा बचेगी, प्रोबेबिलिटी कुल मिला के तो 1 होती है, और ये 1 माइनस अल्फा होगी एक सर्फर की। सर्फर फॉलोज अ रैंडम आउटगोइंग लिंक फ्रॉम द करंट पेज, मतलब किसी पेज से रैंडम आउटगोइंग लिंक ही जा रहा है। तो टिपिकली अल्फा को 15% मानते हैं। 1 माइनस अल्फा को हम ये डैम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो आप ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम दोबारा इस तरीके ले सकते हैं, b इक्वल टू 1 माइनस अल्फा m के साथ, और अल्फा 1 बाय n सारे 1। इसके मैथमेटिक्स में बिल्कुल मत जाइए, जो मैंने बताया आपको, ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, सब बिल्कुल मत जाइए। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए, ये तो बुक में आप समझ जाएंगे इसको करते समय। तो यहां पर अब हम b को लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर q इज इक्वल टू m टू द पावर t या m ट्रांसपोज t q किया था ना, इसी तरीके से यहाँ पर p को हम करेंगे b ट्रांसपोज p। ये हमारी इक्वेशन है, यानी कि जो क्वालिटी वेक्टर जो हम चाहते हैं, यह आइगन वेक्टर है b का, जिसका आइगन वैल्यू 1 है। तो अल्टीमेटली हम जो मैट्रिक्स या फिर हम लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि क्या निकल के आए, आइगन वेक्टर। तो जो वेक्टर p मैं आपको बता रहा हूं, ये जो p बार बार आ रहा है, वो आपका पेज रैंक होता है, पेज रैंक वेक्टर। तो ये जो आइगन वैल्यू और वेक्टर निकल के आ रहा है, वो पेज रैंक वेक्टर है किसी भी ग्राफ जी के लिए जिसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपकी a होगी। तो अब वेब सर्च में आप सबसे पहले पेज रैंक वेक्टर निकालते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं सारे एलिजिबल पेजेस को, किसके तहत, पेज रैंक के तहत। पेज रैंक के तहत इसको अलग ऑर्डरिंग करते हैं, और जो सबसे बढ़िया होता है वो आपका टॉप पे आ जाता है। तो गूगल यही काम करता है, बाकी आपके सर्च इंजन यही काम करते हैं, बल्कि एक पेज रैंक ही नहीं, बाकी और बहुत सारी चीजें उसमें डाल दी गई हैं, जिससे और फास्ट और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये जो पेज रैंक की तकनीक है, यही गूगल को इतने आगे ले गई है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेज रैंक कैसे निकालते हैं। और अगर आपको पेज रैंक वेक्टर निकालना है तो हम उसको जनरल पर्पस लीनियर सिस्टम सॉल्विंग टेक्निक से निकाल सकते हैं, जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड है जो हमने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा है, या फिर आप और दूसरा तरीका भी है आपके पास, दूसरे सुपीरियर तरीके हैं, इटरेटिव मेथड्स हैं, उससे निकाल सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी किस तरीके से हम ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं, खासतौर पे गूगल क्या करता है और क्या बैकग्राउंड तकनीक है। मैथमेटिक्स पे बिल्कुल मत जाइए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।